नमस्कार। इस खास विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत के संविधान के उन पन्नों को डिकोड करने वाले हैं जो हमारी पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था की असल बुनियाद हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के पूरे जोश के साथ शुरू करते हैं और संविधान के इस विशाल ढांचे को एकदम नए और दिलचस्प नजरिए से समझते हैं। संसद का ये शानदार भवन और हमारी ऐतिहासिक नियम पुस्तिका, यही तो हमारे देश की लोकतांत्रिक नींव है। देखिए, भारत का संविधान कोई मामूली किताब नहीं है, बल्कि ये दुनिया का सबसे बड़ा और व्यापक लिखित संविधान है। इतने विशाल और जटिल ढांचे को आसानी से समझना अपने आप में एक कला है, और आज हम ठीक यही करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी फैक्ट पर आते हैं। जब हमारा संविधान मूल रूप से बनकर तैयार हुआ था, तब उसमें सिर्फ 22 भाग थे। लेकिन समय के साथ साथ कई संशोधन हुए और आज के समय में इनकी कुल संख्या बढ़कर 25 हो गई है। ये एक बड़ा ही दिलचस्प क्रमिक विकास है, जिसे आज हम स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इन 25 भागों की इतनी लंबी लिस्ट को बिना कंफ्यूज हुए याद कैसे रखा जाए। रटना तो कोई उपाय है नहीं, तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही शानदार ब्रेन फ्रेंडली तकनीक है, जिसे कहते हैं थीमैटिक चंकिंग। मतलब हम इन्हें एक जैसी थीम वाले छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांट लेंगे ताकि दिमाग इन्हें झट से कैच कर ले। है ना कमाल का आइडिया? तो ये रहा आज का हमारा रोड मैप। हम पूरे संविधान को इन 6 प्रमुख ब्लॉक्स में समझेंगे। पहला, परिचय। दूसरा, नागरिक और अधिकार। तीसरा, शासन की संरचना। चौथा, प्रशासन और वित्त। पांचवां, चुनाव और राजभाषा। और छठा, आपातकाल और संशोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले ब्लॉक से, संविधान का परिचय। ये देश की बुनियादी संरचना को तय करता है। ये हिस्सा असल में तय करता है कि देश के भौगोलिक और कानूनी सीमाएं क्या होंगी। भाग 1 पूरी तरह से संघ और उसके राज्य क्षेत्र पर फोकस करता है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक ये एकदम साफ कर देता है कि भारत की परिभाषा क्या होगी और अगर नए राज्य बनाने हों या सीमाएं बदलनी हों तो वो कैसे होगा। अब आते हैं दूसरे ब्लॉक पर, नागरिक और अधिकार, यानी देश और वहां रहने वाले लोगों के बीच का रिश्ता। अब देखिए, जब देश की सीमाएं तय हो गईं, तो अगला सवाल वहां रहने वाले लोगों का ही आएगा, राइट? भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता की बात करता है। इसके ठीक बाद आती है लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत, भाग 3, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की बात करता है। फिर आता है भाग 4, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व या डीएसपी, अनुच्छेद 36 से 51 तक। और यहाँ एक बड़ा ही शानदार ट्विस्ट है, भाग 4A। इसे बाद में संशोधन के जरिए जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों को बताता है। मतलब अधिकार और कर्तव्य का एकदम परफेक्ट बैलेंस। बढ़ते हैं तीसरे ब्लॉक की तरफ, शासन की संरचना। ये भारत की असली प्रशासनिक मशीनरी है। सत्ता का फ्लो और राजनीतिक मशीनरी असल में कैसे काम करती है, ये समझने के लिए ये 2 भाग सबसे अहम हैं। भाग 5 संघ यानी केंद्र सरकार का पूरा स्ट्रक्चर बताता है, जिसमें राष्ट्रपति और संसद आते हैं। ये अनुच्छेद 52 से 151 तक चलता है। और बिल्कुल इसी की तर्ज पर भाग 6 राज्यों की शासन व्यवस्था को संभालता है, अनुच्छेद 152 से 237 तक। सच कहा जाए तो ये दोनों भाग मिलकर संविधान का एक बहुत बड़ा और भारी भरकम हिस्सा कवर कर लेते हैं। अब यहाँ एक बड़ा ही गजब का ऐतिहासिक फैक्ट आता है। भाग 6 के बाद सीधा भाग 8 क्यों आता है? बीच का भाग 7 आखिर गया कहाँ? दरअसल भाग 7 को 1956 में निरस्त यानी रिपील कर दिया गया था। ये मूल रूप से पहली अनुसूची के भाग बी वाले राज्यों से जुड़ा था। तो ये जो बीच में खाली जगह है ना, ये हमारे इतिहास के एक बड़े बदलाव का जीता जागता सबूत है। तो भाग 7 के हटने के बाद कहानी सीधे भाग 8 पर आती है। ये जुड़ा है हमारे केंद्र शासित प्रदेशों या यूनियन टेरिटरीज के प्रशासन से। अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक ये बताया गया है कि इन खास इलाकों का शासन राष्ट्रपति और उनके द्वारा नियुक्त प्रशासक कैसे चलाएंगे। केंद्र और राज्य की बात तो हो गई, लेकिन अब शासन सीधा जमीन पर यानी लोकल लेवल पर पहुंचता है। भाग 9 पंचायती राज की स्थापना करता है, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। फिर शहरों के लिए आता है भाग 9A, जो नगरपालिकाओं को परिभाषित करता है।
और अंत में भाग 9B जो सहकारी समितियों से जुड़ा है। ये पूरा का पूरा ब्लॉक लोकल सेल्फ गवर्नेंस यानी स्थानीय स्वशासन की एकदम मजबूत रीढ़ है। अब चलते हैं चौथे ब्लॉक पर, प्रशासन और वित्त, यानी केंद्र और राज्यों के बीच के रिश्ते और पैसों का मैनेजमेंट। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन और पैसों के नियम देखें तो भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर फोकस करता है। फिर भाग 11 संघ और राज्यों के बीच के विधायी और प्रशासनिक रिश्तों को तय करता है। इसके बाद आता है भाग 12 जो फाइनेंस, संपत्ति और कॉन्ट्रैक्ट्स का पूरा हिसाब किताब रखता है। और भाग 13 पूरे भारत के भीतर व्यापार, कॉमर्स और आने जाने की आज़ादी सुनिश्चित करता है। इन सभी भागों का ये फ्लो एकदम लॉजिकल है ना? इस एडमिनिस्ट्रेशन वाले ब्लॉक में आखिरी 2 भाग भी बहुत खास हैं। भाग 14 बात करता है संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं की, जैसे कि हमारी सिविल सेवाएं और लोक सेवा आयोग, जो अनुच्छेद 308 से 323 तक हैं। और इसी से जुड़ा है एक और अहम हिस्सा, भाग 14A। इसे भी बाद में अमेंडमेंट के जरिए जोड़ा गया था। ये विशेष विवादों को जल्दी सुलझाने के लिए अधिकरण या ट्रिब्यूनल्स बनाने की पावर देता है। हमारा 5वां ब्लॉक है चुनाव और राजभाषा। ये हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का कोर है। लोकतंत्र की धड़कन को चालू रखने के लिए भाग 15 पूरी तरह से चुनाव और चुनाव आयोग को समर्पित है, अनुच्छेद 324 से 329A तक। इसके ठीक बाद भाग 16 कुछ विशेष वर्गों जैसे SC, ST और OBC के लिए खास प्रावधानों और रिजर्वेशन की बात करता है। और फिर आता है भाग 17 जो राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज से जुड़ा है। चुनाव कराने से लेकर भाषा तय करने तक ये पूरी व्यवस्था हमारे देश को एकजुट रखती है। और अब हम आ गए हैं छठे और सबसे आखिरी ब्लॉक पर, आपातकाल और संशोधन, यानी देश की सुरक्षा और बदलाव के नियम। देखिए, परिस्थितियां हमेशा सामान्य तो रहती नहीं हैं, तो जब संकट आए तब संविधान कैसे काम करेगा? इसका जवाब है भाग 18 में। ये इमरजेंसी या आपातकालीन प्रावधानों से जुड़ा है। अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक ये डिटेल में बताता है कि राष्ट्रीय संकट, वित्तीय संकट या राज्यों में संवैधानिक ढांचा गिरने के समय सरकार कैसे काम करेगी। ये एक तरह से हमारे देश का सेफ्टी वॉल्व है। इसके बाद भाग 19 आता है जिसमें कुछ मिसेलेनियस यानी विविध प्रावधान हैं, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपालों को कानूनी सुरक्षा। लेकिन इसके बाद जो आता है वो एकदम गेम चेंजर है, भाग 20। ये भाग संसद को संविधान में ही संशोधन करने की पावर देता है, अनुच्छेद 368 के तहत। यही वो इकलौता हिस्सा है जो हमारे संविधान को एक जीवंत या लिविंग डॉक्यूमेंट बनाता है, ताकि वो वक्त के साथ खुद को बदल सके। और फाइनली इस सफर का अंत होता है भाग 21 और 22 के साथ। भाग 21 में कुछ अस्थायी, संक्रमणकालीन और कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। और एकदम आखिर में भाग 22 जो संविधान के शॉर्ट टाइटल, उसके लागू होने और रिपील्स के बारे में बताता है। तो इस तरह 25 भागों का ये पूरा सफर एक बहुत ही तार्किक और शानदार तरीके से पूरा होता है। तो इस चंकिंग तकनीक के जरिए संविधान के 25 भागों का हमारा ये डिकोडिंग सेशन यहीं पूरा होता है। लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। इन सभी 25 भागों में से सबसे महत्वपूर्ण भाग आखिर कौन सा है? क्या वो मौलिक अधिकार हैं, शासन का स्ट्रक्चर है या फिर संशोधन की शक्ति? इस पर जरूर गहराई से सोचिएगा, क्योंकि असली समझ तो इसी से बनेगी। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।